मिशन इंस्टीट्यूट में समस्त प्रतियोगी छात्र छात्रों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए समस्त छात्र छात्राओं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा शुरू करेंगे, जिसका नाम है भाषा का आधार। भाषा का आधार परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में, चाहे एसआई की हो, पुलिस की हो, लेखपाल की हो, वीडियो की हो, स्टेट हो, सीटेट हो, अधीनस्थ आयोग से संचालित होने वाली कोई भी परीक्षा हो, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, लैटिन हो, जो भी भाषा हो, हर भाषा के 3 आधार बताए जाते हैं। प्रिय बंधु, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने आधार होते हैं, और इसका सही उत्तर है कि भाषा के 3 आधार होते हैं। भाषा को 3 आधार कौन कौन से हैं, आए इसको हम देखें। भाषा का पहला आधार है वर्ण है। वर्ण, ये पहला भाषा का आधार है। दूसरा आधार शब्द है, और तीसरा आधार वाक्य। तो भाषा के यही 3 आधार। हर भाषा का अपना वर्ण होता है, हर भाषा के अपने शब्द होते हैं, और हर भाषा के अपने वाक्य होते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य, इन तीनों से काफी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उठाए जाते हैं। इन प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए हम लोग अलग अलग क्रम से वर्ण, शब्द और वाक्य पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न आए हुए हैं उन पर भी दृष्टिपात करेंगे, और जिन प्रश्नों को भविष्य में आने की संभावना है उन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रिय बंधु, हम लोग अपनी चर्चा वर्ण से शुरू करेंगे और देखेंगे कि वर्ण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आए वर्ण। पर हम लोग चर्चा करें। वर्ण शब्द से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, जो अभी तक अनटच प्रश्न है।
अभी किसी भी परीक्षा में पूछा नहीं गया है और बहुत कुछ संभावना है कि आने वाले दिनों में संचालित परीक्षाओं में ये प्रश्न उठाए जा सके। प्रश्न ये है कि वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे देखें। वर्ण को ध्वनि, चिन्ह भी कहा जाता है और वर्ण को लिपि भी कहा जाता है। तो ये वर्ण के दो अन्य नाम हैं कि हम वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं और वर्ण को लिपि भी कहते हैं। वर्ण कहते किसे हैं? आइए इस पर हम लोग चर्चा करें। वर्ण शब्द को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों को व्यक्त करने के लिए, इंगित करने के लिए, दिखलाने के लिए जो आकृति बनाई जाती है उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ कि वर्ण मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों को इंगित करने के लिए, बतलाने के लिए जो आकृति बनाई जाती है उसी आकृति को वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे मुख से निकला क, अब ये क रूपी ध्वनि का कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है। अगर इसी क रूपी ध्वनि को इंगित करने के लिए, बतलाने के लिए यदि इस तरह की आकृति बनाई जाए तो इस आकृति को वर्ण कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में भी वर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। अखंडित मूल ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्यान से सुने। अखंडित मूल ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। या इस तरह से भी हम वर्ण को परिभाषित कर सकते हैं कि लिखित भाषा में ध्वनि संकेतों के लिए जो चिन्ह स्वीकार किए गए हैं, जो चिन्ह मान लिए गए हैं, उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखें वर्ण शब्द को तीन तरह से परिभाषित किया गया। मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों को इंगित करने वाली आकृति को वर्ण कहते हैं, या अखंडित मूल ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, या लिखित भाषा में ध्वनि संकेतों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण की परिभाषा है। वर्ण से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि व्याकरण के जिस विभाग के अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनने के नियमों को निरूपित किया जाता है, उस विभाग को
वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार, ये वर्ण विचार क्या है? व्याकरण का एक विभाग है जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार को, वर्णों के भेद को, वर्णों के उच्चारण को और वर्णों के मेल से शब्द बनने के नियमों को निरूपित किया जाता है। ध्यान दें, यहां से बड़ा सुंदर प्रश्न बन सकता है। जैसे आप देखें, मान लीजिए कि आप परीक्षा में गए और आपसे प्रश्न पूछा कि वर्णों के मेल से शब्द बनाने के नियमों के निरूपण को कहते हैं। ये आपका प्रश्न है और ऑप्शनल आपको मिलता है। शब्द विचार, दूसरा शब्द विन्यास, तीसरा वाक्य विचार, और चौथा वर्ण विचार। तो देखिए, प्रश्न कर रहा है कि वर्णों के मेल से शब्द बनाने के नियमों के निरूपण को कहते हैं। और हम लोग अभी अभी वर्ण विचार पर चर्चा किए कि व्याकरण के जिस विभाग के अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनने के नियमों के निरूपण को वर्ण विचार कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा वर्ण विचार। ये अत्यंत यूनिक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भविष्य में किसी भी परीक्षा में आ सकता है। तो इस तरह से विभाग से भी प्रश्न बनते हैं। शब्द के विभाग, वाक्य के विभाग को क्या कहते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वर्ण व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनने के नियमों का निरूपण किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आप प्रायः बनाने का प्रयास करें, तभी पढ़ने और पढ़ाने का आनंद प्राप्त होता है। प्रिय बंधु, हम लोग वर्ण शब्द को परिभाषित कर रहे थे और आप देखें कि इस परिभाषा में दो शब्द आ रहा है, एक ध्वनि
संकेत। और दूसरा वर्ण। पहली परिभाषा हम लोग दिए कि मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों के लिखित या मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों को इंगित करने के लिए जो आकृति बनाई जाती है उसे वर्ण कहते हैं, या अखंडित मूल ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि संकेत और वर्ण ये दो शब्द बार बार आ रहे हैं। ध्यान देने का बात यह है कि ये दोनों शब्द भाषा के ही रूप हैं। प्रायः बच्चे इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इस समस्या को आप समझें कि ये दोनों शब्द भाषा के ही रूप हैं। ये ध्वनि संकेत है, यह भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप है, और वर्ण जो है यह भाषा का लिखित। यहां पर दो तरह से प्रश्न बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक। दूसरा प्रश्न बनता है कि भाषा की अखंडित सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अखंडित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यहां पर एक शब्द और आपके सामने रखेंगे, वर्ण और अक्षर। प्रायः बहुत से विद्वद्गण या बहुत से किताब वर्ण अक्षर को एक समान बनाते हैं कि वर्ण ही अक्षर है। ऐसा नहीं है, वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। प्रिय बंधु, इस अंतर को जब हम वर्ण समाप्त कर लेंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है। यहां पर आप सिर्फ इतना जाने कि वर्ण और अक्षर एक नहीं होते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और भाषा की सबसे अखंडित छोटी इकाई वर्ण है। अब अखंडित शब्द ना भी आए, मान लीजिए कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और ऑप्शनल में आपको ध्वनि और वर्ण दोनों दिए हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। प्रिय बंधु, ऐसी परिस्थिति में हमारा उत्तर ध्वनि होगा, वर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्वनि सबसे पहले सृजित हुई और ध्वनि ही भाषा है। वर्ण तो बहुत बाद में आया, ध्वनि का लिखित रूप तो बहुत बाद में हुआ। तो जब कभी भी परीक्षा में प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि, और वर्ण दोनों ऑप्शन में है तो ध्वनि होगा। अगर ध्वनि नहीं है तब उत्तर वर्ण होगा। स्पष्ट हुआ कि ध्वनि संकेत और वर्ण, ध्वनि और वर्ण का भाषा के साथ किस तरह का संबंध है। ध्वनि मौखिक भाषा का रूप है और वर्ण भाषा का लिखित रूप है। ये जो वर्ण हैं, जो लिखित भाषा के रूप हैं, इन वर्णों के व्यवस्थित
व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रिय बंधु, आप सब में से बहुत से बच्चे पिछले साल पुलिस की परीक्षा में बैठे होंगे और इस पुलिस की परीक्षा में प्रश्न आया था कि वर्णमाला से अभिप्राय है, और आप समझ गया था वर्णों का समूह और वर्णों का व्यवस्थित समूह, दोनों तो वर्णों का समूह नहीं है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है जो उच्चारण स्थान के आधार पर, विभिन्न प्रयत्नों के आधार पर उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है। इसलिए वर्णमाला से अभिप्राय वर्णों के व्यवस्थित समूह से है। ठीक समझ में आया? हिंदी भाषा का जो वर्णमाला है, तो हिंदी भाषा के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। बहुत हिसाब किताब प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अब ये हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं, इन वर्णों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। आइए देखें कि कैसे वर्गीकृत किया गया है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को एक ध्वनि, संकेतों के लिखित रूप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और एक प्रयत्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक मूल वर्ण और दूसरा निर्मित वर्ण। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को मूल वर्ण और निर्मित वर्ण दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रयत्न के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है। मूल वर्ण के अंतर्गत कौन से कौन आते हैं, निर्मित वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इन सभी खंडों का अलग अलग और विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग मूल वर्ण और निर्मित वर्ण की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। तब अब प्रयत्न के आधार पर अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न पर हम लोग चर्चा करेंगे।
यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मूल बाण और निर्मित बाण, मूल यानी इस धराधाम पर जब ब्रह्मा द्वारा मानव को भेजा गया तो मानव को मूल रूप से कुछ ध्वनियां दी गई और इन्हीं ध्वनियों को मूल ध्वनि कहा गया। मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप कुछ ध्वनियों को निर्मित कर लिया। जैसे अगर मानव को मित्र लिखना था तो मां तो मूल ध्वनि मिली थी, ई भी मूल ध्वनि मिली थी, अब त्र मूल ध्वनि नहीं मिला, तो मानव द्वारा त्र त और र को मिलाकर के एक नई ध्वनि बना दी गई और इसी तरह की ध्वनि को निर्मित ध्वनि कहा गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृत प्रदत्त मूल ध्वनियों के लिखित रूप को मूल बाण कहते हैं और मानव द्वारा निर्मित ध्वनियों के लिखित रूप को निर्मित बाण कहते हैं। प्रिय बंधु, मूल बाण के दो भेद बताए गए हैं। पहला, स्वर बाण और दूसरा व्यंजन बाण। पिछले हम पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न उठाया था कि मूल बाण के कितने भेद हैं। तो आप देख रहे हैं कि मूल बाण के दो भेद हैं, स्वर बाण और व्यंजन बाण। मूल न भी लगाए, अगर केवल पूछे कि वर्ण के कितने भेद हैं तब भी उसका उत्तर दो ही होता है, स्वर बाण और व्यंजन बाण। क्योंकि वर्गीकरण पैतृक होता है, निर्मित पर वर्गीकरण नहीं होता है। निर्मित तो कितने ही हम बना सकते हैं। तो अगर परीक्षा में वर्ण का भेद पूछे या मूल वर्ण का भेद पूछे या मूल ध्वनि का भेद पूछे तो उसका एकमात्र उत्तर होता है दो, स्वर बाण और व्यंजन बाण। निर्मित बाण के तीन भेद बताए गए हैं। पहला संयुक्ताक्षर, दूसरा उच्छिष्ट, संयुक्ताक्षर बाण, उच्छिष्ट बाण और तीसरा अयोगवाहक। तो मूल बाण के दो भेद हैं, स्वर व्यंजन और निर्मित बाण के अंतर्गत संयुक्ताक्षर, उच्छिष्ट बाण और अयोगवाहक को सम्मिलित किया गया है। प्रिय बंधु, हम लोग अलग अलग इन सारे बाणों पर चर्चा करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, उच्छिष्ट किसे कहते हैं और अयोगवाहक किसे कहते हैं, और इनसे संबंधित प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बाण का सामान्य चर्चा हुआ। अगली कक्षा में हम लोग स्वर बाण पर चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को बाण समझ में आ गया हो, बाण ध्वनि संकेत और बाण के अंतर को समझ में आ गया हो, मूल बाण और निर्मित बाण के अंतर समझ आ गया हो, तो आप लोग इस कक्षा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें
कि आपके जो भी अन्य मित्र हैं वह भी हिंदी भाषा सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों का लाभ उठा सके। जय भारत, जय हिंद।